प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 8,931 दिन पूरे किए। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। पीएम मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के तौर पर 8,931 दिन पूरे। सिक्किम के पूर्व सीएम के नाम था 8,930 दिन का रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री काल के दौरान भी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम बनने रहने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही देश की आजादी के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। 8,931 ये केवल एक नंबर नहीं, ये सेवा की नीयत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में और भारत की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं और इससे पहले जो पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड था उसे तोड़ा है। मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते करते उन्हें 8,931 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में रिकॉर्ड बनाने पर गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने बधाई दी है। अमित शाह ने इस रिकॉर्ड को सेवा, परिश्रम और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बना एक मील का पत्थर बताया है। तो वहीं सीएम योगी इस रिकॉर्ड को विकसित भारत के निर्माण में समर्पित अटूट जन विश्वास का सशक्त प्रतीक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये सेवा कार्य महज एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि जनता के अंदर उनकी स्वीकार्यता और स्थिर नेतृत्व का भी एक प्रतीक माना जा रहा है। वीडियो न्यूज़ सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात बिहार दिवस की। पूरा बिहार धूमधाम से अपने राज्य का स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को एक खास पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। नीतीश के सुशासन मॉडल की तारीफ की तो सीएम नीतीश ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया। वहीं पीएम मोदी के खास पत्र पर सियासत भी खास नजर आई। बिहार दिवस 2026 का अद्भुत, अतुलनीय और आधुनिक बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम एक खास पत्र लिखकर बिहार दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गौरव का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बिहार की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदलाव का साक्षी बना। सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री का पत्र। नीतीश कुमार जी, बिहार दिवस के इस विशेष अवसर पर आपको और बिहार के मेरे सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के सामर्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है। यह भारत की सशक्त पहचान में बिहार के अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर है। बिहार की धरती को प्राचीन काल से ही ज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को समृद्ध किया है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे और मेरी सरकार को बिहार की विकास यात्रा को और तेज गति देने का अवसर मिला है। पिछले एक दशक में हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और समावेशी विकास पर रहा है। हमारी पहल से राज्य के प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है। इससे न केवल राज्य के लोगों के लिए नए नए अवसर बने हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में बिहार की भूमिका और सशक्त हुई है। वर्ष 2004 से 2014 की तुलना में बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में काफी बढ़ोतरी हुई है।
इससे बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को गति मिली है। आपके नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। सुशासन के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने राज्य में विश्वास, स्थिरता और प्रगति की एक नई धारा शुरू कर दी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपको और बिहार के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बिहार निरंतर प्रगति करते हुए समृद्धि के नए आयाम स्थापित करे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इस पत्र के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताया और उनके पत्र का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सीएम नीतीश का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त बिहार वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की। हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के विशेष पत्र पर सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी ने एक बार फिर बिहार को विशेष सुविधा और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। प्रधानमंत्री जी, आपने ये बात नहीं बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से जो सहायता राशि मिलनी चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र से बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं दिए गए। प्रधानमंत्री जी का पत्र ये दर्शाता है कि बिहार के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह अपार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश यह स्पष्ट करता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के पत्र से साफ हो गया है कि बिहार में आने वाले समय में तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बिहार के किसानों की मेहनत पर जैसे पानी फेर दिया। खेतों में लहलहाती फसलें अब जमीन पर बिखर पड़ी हैं और किसान जिनकी उम्मीदें इन फसलों से जुड़ी हुई थीं, आज मायूस खड़े हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। देखिए कैसे खेतों में फसलें बर्बाद पड़ी। कभी खेतों में लहलहा रही फसलें अब जमीन पर सोई हैं। वैशाली से लेकर शिवहर, पूर्णिया और मुंगेर तक पिछले 2 दिनों में बदले मौसम के मिजाज ने तबाही मचा दी। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। गेहूं, सरसों और मक्का सारी फसल खेतों में बर्बाद हो गईं। कभी जो फसलें किसानों के सपनों की तरह लहरा रही थीं, आज वही मिट्टी में मिल गईं। किसान अब खेतों में खड़े होकर सिर्फ नुकसान का हिसाब नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई उम्मीदें देख रहा है। वर्षा और ओला तूफान के कारण 1.5 लाख का तंबाकू जो है भींग करके खराब है। इस आंधी से लोगों का गेहूं का फसल, तोरी का फसल और मक्का का फसल जो है गिर गया है। शिवहर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। सैकड़ों एकड़ में फैली रबी की फसलें तबाह हो चुकी हैं। यह वही फसल थी जिस पर किसान की साल भर की कमाई की उम्मीद थी। हम क्या कहें, हे प्रभु, हम लोगों तो बड़ी आशा लगा के खेती किए थे, लेकिन हम लोग तो बर्बाद हो गए। सारा मकई, गेहूं, मसूरी सब सड़ गया, गिर के हम लोग बर्बाद हो गए। समझे, धान में भी ऐसे ही नुकसान हो गया। धान को तो कदवा करना पड़ गया, औने पौने दाम में भी बेचना पड़ा। 1200-800 रुपये धान बिके। और गेहूं को क्या होगा, इसमें तय निकलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। पूर्णिया में भी 20 मार्च की रात आई आंधी ने हजारों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया। मक्का की फसल जो तैयार थी अब बारिश की मार में खेतों में बिछ गई। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया और 33% से ज्यादा नुकसान पर मुआवजे की बात कही।
काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के विभाग के स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो है कल ही जो है हमारे स्तर से पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें सर्वे का कार्य किया जा रहा है। मुंगेर में भी बेमौसम बारिश ने किसानों को दोहरी मार दी। सब्जी और अनाज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों ने बड़ी उम्मीद और जतन से इन फसलों को लगाया कि कुछ आमदनी होगी, लेकिन किसानों का तो सब कुछ लुट गया। गेहूं गिर गया, मकई गिर गया, सब कर्ज लेके हम लोग किए कारोबार, देगा बस हो गया इसी में। और क्या मांगेंगे सरकार से, हम लोग मुआवजा मिलना चाहिए कुछ। हम लोग कर्ज ले लेके खेत बुने, फसल तो क्षति हो गया, सब गेहूं गिर गया। उपजा बारी यही पे जीते हैं सर, तो साल भर का तो क्षति हो गया, तो भगवान का दंड है, तो हम क्या करें। अब अररिया की इस तस्वीर को देखिए, कैसे आंधी बारिश ने खेत में खड़ी मकई की फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्बादी किस कदर हुई। तेज आंधी पानी ने न सिर्फ आशियाना को उजाड़ा है, बल्कि किसान की जो मेहनत है उस पर भी पानी फेर दिया है। तस्वीर अररिया की है और आप देख सकते हैं कि खास तौर पर मकई को जो है काफी नुकसान हुआ है। खेत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन इस बार फसल नहीं है, सिर्फ मायूसी और उदासी है। अब इन किसानों की निगाहें आसमान पर नहीं, सरकार पर टिकी हैं कि शायद कोई मदद उनकी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैशाली में जमीन विवाद में जमकर बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच खूनी झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दबंगों ने दुकान को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वैशाली में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में जलाया घर, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी से दहशत, दुकान से लाखों के सामान की लूट। वैशाली में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक दर्द है जो हर बिहार के गांव में कहीं न कहीं दबी सिस्कियों में छिपा रहता है। एक छोटा सा गांव लोदीपुर, वैशाली की मिट्टी में बसी वो जमीन जिसके लिए सदियों से प्यार और मेहनत की जाती रही, लेकिन आज वही जमीन खून से रंग गई। एक पुराना विवाद जो कभी कागजों तक सीमित था, आज घरों में घुस आया, बच्चों की चीखों में तब्दील हो गया। एक ही गांव के दो परिवार, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती, लेकिन इस बार कहासुनी शुरू हुई और फिर पत्थर चली, लाठियां चली और फिर वो फर्नीचर की दुकान जहां किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा रखी थी, वो दुकान लूट ली गई। 1 लाख नकद, 3 लाख का सामान, सब कुछ छिन गया और आखिर में आग लगा दी गई। जलती लकड़ियां, जलते सपने और जलती आंखें। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन हमला करने वाले दबंगों में उन रोते बिलखते बच्चों के प्रति कोई रहम नहीं दिखी। उनके हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं गलियां खून से सन गईं। किसी की कमर टूटी तो किसी का सिर फटा। 250 आदमी के संख्या में लाठी, फरसा, सावन सब लेकर आया। हम लोग के खहेट के मारा है सारा व्यक्ति को, और उसके बाद दुकान में आग भी लगा दिया। और भतीजी का शादी भी 16 तारीख के था, 15-16, उसमें 1,20,000 रुपया बंधन से लिए थे, वो भी बक्सा उक्सा तोड़ कर ले गया। मोटरसाइकिल इसके अंदर थूड़ दिया है। उसके बाद LCD था 32 इंच, वो भी खोल के ले गया। होम थिएटर बाजा था 30,000 का, वो भी ले गया। और दुकान से 2 पलंग और 3 चौकी और सारा मशीन जो है औजार टोटल ले गया है। और अब वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना बड़ा दर्द जरूरी था? क्या कोई अदालत, कोई पंचायत इस आग को रोक नहीं सकती थी? आज लोदीपुर चुप है, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही है। जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन वो टूटे दिल और बेघर हुए सपने कभी वापस नहीं आएंगे। ये जमीन विवाद सिर्फ कागज का नहीं, ये इंसानियत का विवाद है और आज इंसानियत हार रही है।
वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में एक बार फिर शेल्टर होम से बच्चियां फरार हो गईं। शेल्टर होम में 2 बच्चियों ने शौचालय का वेंटिलेटर तोड़ा और ऊंची दीवार फांदकर यहां से फरार हो गईं। कटिहार में शेल्टर होम से लड़कियों के भागने की यह पहली घटना नहीं है। शेल्टर होम की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। शेल्टर होम से 2 बच्चियां फरार, आधी रात को दिया चकमा, फांद गई ऊंची कटीली बाउंड्री। बिहार में एक बार फिर शेल्टर होम से नाबालिग बच्चियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कटिहार के बृहद आश्रय गृह से 2 नाबालिग बच्ची आधी रात में शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर फरार हो गई। दोनों बच्चियां शौचालय जाने के बहाने बाथरूम की तरफ निकली, शौचालय का वेंटिलेटर तोड़ा, फिर करीब 10 फीट ऊंची 4 दीवारी फांदकर फरार हो गई। बच्चियों के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया। कटिहार के बृहद आश्रय गृह से एक बार फिर 2 बच्ची फरार होने का मामला सामने आया है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित इस बालिका गृह से पहले भी इस तरह का घटना सामने आ चुका है और एक बार फिर जो चर्चा है 2 बच्ची यहां से फरार है। फरार बच्चियों में एक बच्ची हरियाणा की रहने वाली है, जबकि दूसरी बच्ची अररिया की रहने वाली है। लड़कियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। कटिहार शेल्टर होम से बच्चियों के भागने का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी इस शेल्टर होम से बच्चियां फरार हो चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आश्रय गृह से बच्चियां कैसे फरार हो जाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं। लेकिन रोहतास से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर में अपराधियों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी गई। चोरों के निशाने पर मंदिर, मंदिर का ताला तोड़कर चोरी, 1.25 किलो चांदी की गदा गायब, श्रद्धालुओं की भक्ति में डाली बांधा। बजरंगबली के चरणों में सिर झुकाने वाला हर भक्त आज हैरत में है। रोहतास के जिगनी गांव में संझौली के उस हनुमान मंदिर में जहां हर सुबह जय सिया राम की गूंज होती थी, वहां रात के अंधेरे में चोरों ने दरवाजे की कुंडी काट दी। हनुमान जी की 1.25 किलो की चांदी की गदा, वो गदा जिसे देखकर भक्तों का सीना फूल जाता था, वो चांदी के खड़ाऊं, झाल, माइक, म्यूजिक सेट और बाकी कीमती आभूषण सब कुछ चोरों ने उड़ा लिया। पहले है बहुत लोग आई रहे, लेकिन लोग ना देखल हो, लेकिन हम आके देखनी है कि ताला ये खुला बा। क्या क्या चोरी हुआ है मंदिर में? मंदिर में सब गदा गईल, बैजू बंद गईल है, हाथ में होला, गोड़ में होला भी गईल, खराऊ गईल, सब कुछ मुकुट गईल, सब चोरी चल गई। ढोलक झाल गई, माइक गई, मशीन गई, सब तक गई। नवरात्र के इन पवित्र दिनों में जब पूरा देश राम भक्ति में डूबा है, तब बजरंगबली के मंदिर में चोरी जैसी घटना जो पूरे समाज पर सवाल उठा रही है कि क्या अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा, भगवान भी सुरक्षित नहीं। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारी व्यवस्था? हम लोग गए तो देखे कि उसका ताला कटर से कटा हुआ है, बने हुए तो ताला उसी में लटके हुए रह गया। उसके सिरे को, लोहे को काट दिया है और बाहर वाला में भी सिकर लगा करके बंद होता था, इसका सिकरवा काट करके वहीं गिरा दिया है। सुबह जब भक्त पूजा करने पहुंचे तो देखा मंदिर खाली, हनुमान जी अकेले, बिना गदा के, बिना उस शक्ति के प्रतीक के जो हर संकट में साथ देती है। भक्तों का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन सवाल एक ही है, कब तक मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा? कब तक मंदिर के आभूषण चुराए जाएंगे? कब तक माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश जारी रहेगी? रोहतास से न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट।
और अब बात झारखंड के सियासत की। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस पार्टी की ओर से निष्कासित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद नाराज हैं और उनकी नाराजगी दिखी रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने विस्थापन और भू अर्जन की नीति को लेकर राज्य सरकार को घेरा, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। सीएम पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपों से उन्होंने साफ इनकार किया और यह भी कहा कि वे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगी। योगेंद्र साव पर एक्शन, अंबा का रिएक्शन। परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। विस्थापन की नीति को लेकर उठाए सवाल। बिना नोटिस योगेंद्र साव के निष्कासन पर भड़की अंबा की हुंकार, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। एनटीपीसी के खिलाफ जारी आंदोलन और विस्थापन की नीति को लेकर कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद रविवार को बागी तेवर में दिखी। विस्थापन और भू अर्जन की नीति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को उदासीन बताया। साथ ही झारखंड में अबुआ राज की जगह है बबुआ राज होने का आरोप लगा दिया। अंबा ने साफ कहा है कि विस्थापन को लेकर जारी उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहाँ पे अपने क्षेत्र में दिलाना, उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा, तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पिता योगेंद्र साव को कांग्रेस पार्टी से निष्कासन करने के मुद्दे पर अंबा प्रसाद हमलावर दिखी। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही बिना नोटिस दिए योगेंद्र साव के निष्कासन पर सवाल उठाए। ये जो निष्कासन का जो ये चिट्ठी निकला है, इसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है। कौन सा नियम कहता है कि बिना नोटिस का आप किसी भी वरिष्ठ कांग्रेसी को आप निकाल सकते हैं? और ये दबाव में नहीं हुआ है ये कार्रवाई, तो कैसे हुआ है? क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दबाव से हमने नहीं किया। इनको खुद बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलने का जरूरत पड़ रहा है? ये साफ साफ दिखाता है कि दबाव में किया गया है। कांग्रेस और जेएमएम की ओर से योगेंद्र साव पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। इस पर अंबा प्रसाद ने पलटवार किया। अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? बिना नोटिस के ही योगेंद्र साव को कांग्रेस से निष्कासित किए जाने पर अंबा प्रसाद ने पार्टी नेताओं और अनुशासन समिति को निशाने पर लिया। पार्टी प्रवक्ता के ज्ञान पर सवाल उठाए और राहुल गांधी से इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है, तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। पिता योगेंद्र साव पर की गई कार्रवाई से नाराज अंबा प्रसाद के बागी तेवर दिख रहे हैं। उन्होंने कागजातों के साथ खुद पर और पिता योगेंद्र साव के आरोपों पर पलटवार किया। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाने पर अब अंबा प्रसाद पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसके संकेत भी दिए गए हैं। अब नजरें टिकी हैं अंबा प्रसाद के अगले कदम पर। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।